अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ रियल नंबर सिस्टम। एमएससी लेवल है आपके पास। ठीक है जी। ये जो नोट्स हैं वो अवेलेबल होंगे आपको mathcity@gmail.com के ऊपर, या http://www.mathcity.org। इस वेबसाइट से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। गुलशाह साहब के ये नोट्स हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट्स के लिए मैं ये स्पेशली प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जितने मेरे पास नॉलेज है, जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, वो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो हम इंशाल्लाह एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और नॉलेज जितना हो सका, जितना पॉसिबल हुआ, आप कमेंट्स करके मेरे भी नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं, और बल्कि करें। और जितना मेरे से हो सका मैं आपका नॉलेज इंक्रीज करूँगा। इजी वर्डिंग में इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम करेंगे। तो पढ़ लेते हैं जी। द रैशनल नंबर सिस्टम इज इनएडिक्वेट फॉर मैनी पर्पसेस both as field and as an order set for many purposes. This leads to introduction of so-called irrational numbers. We can prove in many ways that the rational number system has certain gaps, and hence we fail to use it as an order set and as a field. ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको ज़रा हम साइड बाय साइड चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसको डिटेल में इस स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर सिस्टम है क्या आपके पास। तो चलिए रियल नंबर सिस्टम पहले देख लेते हैं कि रियल नंबर सिस्टम आपके पास किस तरह से है और इसकी क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, जब आप रियल नंबर्स की बात करते हैं तो बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं कि रियल नंबर्स को डिफाइन हमने ऐसे किया था क्लास 9-10 में कि रियल नंबर्स इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। कि जो रियल नंबर्स की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग रियल नंबर किसके इक्वल होता है? क्यू यूनियन क्यू प्राइम। अब ये क्यू क्या चीज़ है और ये क्यू प्राइम क्या चीज़ है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए, जब से काउंटिंग स्टार्ट हुई है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, तो उनको हमने नेचुरल नंबर का नाम दिया है, जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है। जब हम इसमें ज़ीरो को शामिल कर लेते हैं, ये कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ टीचर्स को ये बात पता भी है, ज़ाहिर बात है वो टीचर्स हैं। तो अगर नेचुरल नंबर के अंदर हम ज़ीरो को शामिल कर दें, ठीक है, तो हमारे पास वो सेट होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है। और होल नंबर्स के अंदर जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज करता गया, वैसे वैसे हम क्या करते गए, सेट का नाम चेंज होता गया। जैसे नेचुरल नंबर थे तब ज़ीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे ज़ीरो शामिल हुआ, ज़ीरो का पता लगा कि यार ज़ीरो भी कोई चीज़ होती है, तो फिर हमने उस सेट का नाम होल नंबर्स रख दिया। फिर हमें ये पता चला कि नहीं यार, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है। तो इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट में ज़ीरो हमारे पास ऐसा नंबर था, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। क्योंकि जब हम रियल नाइन की बात करते हैं तो ज़ीरो हमारा बिल्कुल ओरिजिन पे होता है। तो ज़ीरो ना राइट साइड पे है ना लेफ्ट पे है। राइट पे सारे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और ज़ीरो बिल्कुल सेंटर में। तो ज़ीरो इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ज़ीरो के साथ साथ हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आ रहे थे और नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे थे। ठीक है। ऊपर वाले सेट में होल नंबर्स में जस्ट हम 0 1 2 3 लिख रहे थे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी आप कह सकते हैं। अब जीरो प्लस माने अब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ गए थे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर भी आए। फिर सोचा गया कि यार ऐसे नंबर भी तो होते हैं जो पॉइंट्स में होते हैं या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे 1/2 है, 1/3 है। ठीक है। अब ये जो 1/2 1/3 लिखा है ना, इसमें आप अगर इसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो 1/2 का आंसर होता है दैट इज 0.5। और जब 1/3 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आपके पास चलता रहेगा ऐसे 0.3333 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो जब हम इन नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर फिर दो तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं हम। एक हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं जिसको हम टर्मिनेटिंग रैशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास ये जो पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होता है, ठीक है, जो सेम नंबर रिपीट हो रहा है खास सीक्वेंस में, बेशक वो 0.33 है, बेशक वो 0.2525 है, वो कोई एक
375 भी रिपीट होके चल सकता है। इसको हम बोलते हैं रिकरिंग रैशनल। इसको हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग रैशनल नंबर बोलते हैं। ये रैशनल नंबर है जो रिकरिंग है। फिर जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होता गया, अभी इसमें पॉइंट्स में वाले नंबर्स भी हैं। अब इसके अंदर आप यूँ समझे कि रैशनल नंबर के अंदर, मैं चलें फिर भी साइड में दोबारा से लिख लेता हूँ कि रैशनल नंबर में ज़ीरो भी है, प्लस माइनस वन भी है, प्लस माइनस टू भी है, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, और साथ साथ इस तरह के फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी हैं जो कि प्लस माइनस में भी हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ आई कि सबसे पहले नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर फिर होल नंबर में मौजूद थे, होल नंबर्स आगे इंटीजर में मौजूद है, और इंटीजर आगे रैशनल नंबर में मौजूद है। ठीक है, और इसके अलावा एक और सेट हमारे पास बना जो इन सबसे डिफरेंट था, जो कि क्यू प्राइम है। ये इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं जी? इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या थे? आपके पास ऐसे नंबर्स जिसको हम ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ना वो डेसिमल के बाद रिपीट होता है, जैसे हमारे पास इस तरह की कंडीशन थी। जैसे स्क्वायर रूट टू है, स्क्वायर रूट थ्री है। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इर्रेशनल नंबर। कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो अपने टेबल में आता है या सिर्फ वन के टेबल में आता है। जैसे टू वन से डिवाइड होता है, या टू टू से डिवाइड होता है, थ्री थ्री से ही डिवाइड होता है, या थ्री वन से डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर जीरो आता है। तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं, जैसे पाई भी है। अब जब आप इसको कैलकुलेटर में देखेंगे तो आपके पास ये पॉइंट में सेम नंबर कभी भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और आप बेशक चेक कर लें यहाँ पर। ठीक है, ये कैलकुलेटर हमने ओपन कर ली है। अब कैलकुलेटर जब ओपन होती है तो आपके सामने आपको नज़र आएगा कि जब हम उसको वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू लिखने से क्या पता चलेगा आपको? देखें, स्क्वायर रूट टू। स्क्वायर रूट टू का आंसर क्या आ रहा है आपके पास? यहाँ पर टू स्क्वायर रूट अगर इसका लें तो 1.4142। पॉइंट के बाद एक खास नंबर रिपीट नहीं हो रहा, जैसे फोर वन है, फोर टू, हाँ फोर आया, फिर बाद में फोर आया, फिर आगे कहीं जाके कहीं आएगा, फिर टू है, थ्री, खास सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो जिसकी खास सीक्वेंस नहीं होती उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, को पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं होता, और स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इर्रेशनल नंबर। इसकी एक अलग दुनिया ही थी। ठीक है, क्यों? इर्रेशनल, इर्रेशनल की अपनी अलग दुनिया है। जब हम इन नंबर्स को और इन नंबर्स को, जो रैशनल रैशनल नंबर्स का मतलब है, अब ये सारे के सारे जो बॉक्स के अंदर बांधे हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर एक अलग से है। जब हम इनका हम यूनियन करते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है कि हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से क्या होगा जी? हम इसको बोल लेंगे फिर दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद आपके पास रियल नंबर सिस्टम बन जाता है। ठीक है, अब हम जो थ्योरम वन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, उससे हमें ये पता लगेगा कि हमने इर्रेशनल नंबर की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। इर्रेशनल नंबर की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, वो हम डिस्कस करेंगे थ्योरम वन में। अब आ जाते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है इधर से लेके, द रैशनल नंबर से लेके एंड एज अ फील्ड तक, ये बात को ज़रा डिटेल के अंदर हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये हम एक्सप्लेनेशन यूजिंग एज ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से उसको, जो मैंने लाइंस लिखी हुई थी उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इमेजिन वी हैव अ स्क्वायर विद ईच साइड ऑफ लेंथ वन यूनिट। इमेजिन कर लें कि आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम ये पढ़ने लगे कि रैशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई है, और वो थ्योरम जो पहला है उसकी पढ़ने की वजह क्या बनी, उसको प्रूफ हमने करना है कि रैशनल नंबर हमारे पास क्यों ज़रूरी है। वो थ्योरम वन बताएगा हमें। जो थ्योरम वन हम इस चैप्टर का पहला थ्योरम पढ़ेंगे। तो उसकी क्या ज़रूरत है जी? यू हैव अ स्क्वायर विद ईच साइड ऑफ लेंथ वन यूनिट। इसका वन यूनिट लेंथ है, वन यूनिट लेंथ है, वन यूनिट लेंथ है, वन यूनिट लेंथ है। नाउ यू वांट टू फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अगर आप इसके डायगोनल की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है?
हाइप स्केयर मतलब ये डायगोनल की लेंथ जो है, सपोज ए बी सी है यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी, तो ए सी इज अ डायगोनल, ऐसा ही है, ए सी डायगोनल है, तो हाइप स्केयर इक्वल्स टू बेस स्केयर, मतलब ए बी स्केयर ये बेस होगी और सी भी इसकी परपेंडिकुलर होगी, तो सी भी परपेंडिकुलर स्केयर, तो हाइप स्केयर इक्वल्स टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर आपके पास आ जाएगा। हाइप की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए बी की 1 है, 1 स्केयर आपके पास आएगा और ए सी होल स्केयर बन जाएगा, ठीक है। ए सी होल स्केयर आपके पास क्या बनेगा, 1 + 1 क्या, 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 का स्केयर 1, दोनों स्केयर करें से 2 आ जाएगा, और जब हम दोनों तरफ से स्केयर रूट लेंगे तो लेंथ ऑफ ए सी आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज √2, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो होगी दैट इज √2 आपके पास आ जाएगी। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी गई है आपके पास, वो क्या है जी, ज़रा देखते हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल विच इज इक्वल टू √2, सो क्वेश्चन इज दैट कैन √2 कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, क्या ये √2 जो है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, क्या ऐसा पॉसिबल है कि √2 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, और p और q वो कोई इंटीजर हो, इंटीजर का मतलब क्या है, जैसे मैंने 1/2 था, ठीक है, 0.5 था, तो मैंने उसको 1/2 लिखा था, ठीक है, तो क्या हम उसको ऐसे 0.5 की तरह को जैसे 1/2 में लिखा, क्या √2 को भी ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आंसर क्या है, नो, √2 इज एन इरेशनल नंबर, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है। व्हाट दिस मीन, इसका क्या मतलब है, वी सॉल्व अ सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम फाइंडिंग द डायगोनल एंड द आंसर वी वाज अ नंबर दैट इज नॉट रैशनल। तो जब हमने सिंपल सा एक क्वेश्चन किया कि हमने जब एक स्क्वायर का डायगोनल फाइंड किया, तो डायगोनल की लेंथ जो है दैट इज √2, और वो एक इरेशनल नंबर थी, क्या थी, इरेशनल नंबर, सो रैशनल नंबर आर नॉट एनफ इन मैथ, तो रैशनल नंबर एनफ नहीं थे आपके पास, आपका ये जो √2 का आंसर आया, अगर यूनिट लेंथ 1 लेते डायगोनल की लेंथ तो √2 आ गई है, √2 तो रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नंबर एनफ नहीं थे कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। डायगोनल की लेंथ जैसे इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर का होना जरूरी था मैथ के अंदर, तो रिजल्ट हमने क्या निकाला, वो नीड इरेशनल नंबर्स टू रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल लेंथ्स, हमें ऑल पॉसिबल लेंथ्स अगर निकालनी है, डिस्टेंसेस निकालने हैं, ठीक है, तो हमें ज्योमेट्री एरिया के अंदर इरेशनल नंबर की जरूरत तो है, दिस इज व्हाई द रियल नंबर सिस्टम वाज क्रिएटेड, इसी वजह से रियल नंबर सिस्टम का क्रिएट होना जरूरी था, जिसके अंदर हमारे पास रियल नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि उसके अंदर रैशनल नंबर्स भी हो सारे के सारे, जो फ्रैक्शन में है, जो नेगेटिव भी है, ठीक है, जो 1/2 भी है, इस तरह की फॉर्म है, और इरेशनल नंबर भी है, टुगेदर दे मेक द नंबर लाइन कंप्लीट विद नो गैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर बहुत बड़ी चीज छुपी है, दे मेक द नंबर लाइन कंप्लीट विद नो गैप्स, ये क्या है कि अगर हम क्या करें, बीच में से अगर हम इस लाइन को कंप्लीट कहते हैं, ठीक है, इसमें से इरेशनल निकाल दूं मैं, अगर हम इसमें से इरेशनल नंबर्स को निकाल दें तो मेरे पास लाइन में गैप्स है, क्या है, वो लाइन कंप्लीट नहीं है, बीच में होल है, क्या है, होल है, कुछ नंबर बीच में मिस हो जाते हैं, अगर मैं इरेशनल को निकालता हूँ, ये रियल लाइंस तब भी कंप्लीट होती है, ऐसे एक कंप्लीट है, कंटिन्यूअस है, तब है जब बीच में मैं इरेशनल नंबर को भी इंक्लूड करता हूँ रैशनल नंबर के साथ साथ, तो तब मेरे पास ये नंबर लाइन बनती है और लाइन वो कंप्लीट होती है और गैप फिल हो जाते हैं। तो इरेशनल नंबर्स आप यूं कह लें कि इरेशनल नंबर जो है वो गैप्स को फिल करने के लिए भी यूज़ किए गए, कि आपके पास नंबर लाइन में कोई गैप ना रहे, तो गैप भी फिल करना पड़ा, ठीक है, वो गैप फिल करने के लिए हमें इरेशनल नंबर की ज़रूरत भी पड़ी है, तो ऑल पॉसिबल लेंथ्स फाइंड करने के लिए हमें इरेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमें इरेशनल नंबर की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, उसकी वजह क्या बनी, अब हम प्रूव कर लेते हैं एक और बात से, थ्योरम पे आ जाते हैं, देयर इज नो रैशनल पी सच दैट पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, हमारे पास इसके स्टेटमेंट का क्या मतलब है, देयर इज नो रैशनल पी, हमारे पास कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है
कि जिसका हम स्केयर करें तो हमें प्राइम नंबर मिले। जैसे आपको पता ना कि कोई भी नंबर है स्केयर करने से वो 4 तो आ रहा था, 3 का स्केयर करने से 9 आ रहा था। ऐसे ही ना रियल नंबर्स का, रैशनल नंबर, इस तरह के रैशनल नंबर का स्केयर करने से आपको और नंबर मिल रहे थे, रैशनल नंबर जैसे ये वाले रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा आपके पास कोई रैशनल नंबर है जिसका स्केयर करने से आपको ये प्राइम नंबर मिल जाए? क्या ऐसा रैशनल नंबर है कि आपके पास उसका स्केयर करें तो आपको 5 मिल जाए? क्या ऐसा रैशनल नंबर है कि आप उसका स्केयर करें तो आपको कोई और प्राइम नंबर मिल जाए, जैसे 11 मिल जाए? तो ऐसा कोई भी नंबर आपके पास नहीं था जिसका, ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं था जिसका आप स्केयर करते, जिसका आप स्केयर करते तो आपके पास एक इस तरह का प्राइम नंबर आ जाता। तो क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? तो मतलब ये हुआ कि हमें कोई ना कोई ऐसा नंबर तो फिर चाहिए जिसका हम स्केयर करें तो हमें प्राइम नंबर मिल जाए। तो उसका आंसर है सिंपल सा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड p इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 11। कि अब अगर 11 स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे 11 मिल जाएगा और वो प्राइम नंबर होगा। और 11 स्क्वायर रूट क्या है आपके पास, ये वाला क्या नंबर है? दैट इज अ इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर करने से आपको एक प्राइम नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यही बात कर रहे हैं। अब यही चीज़ हमारे पास है कि हमारे पास कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने से प्राइम नंबर आ जाए, 2 आ जाए। तो वो कौन सा नंबर है फिर जिसका स्क्वायर करें? तो वो है सिंपल सी बात, स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करने से आपको 2 मिलेगा। और ये जो स्क्वायर रूट 2 है आपके पास, ये आपके पास क्या है जी? p है। वो एक इर्रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करने से प्राइम नंबर आ रहा है। तो यही स्टेटमेंट है, देयर इज नो रैशनल p, कि कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें तो हमें प्राइम नंबर मिल जाए। ठीक है, तो ज़रा इसको प्रूव कर लेंगे और इस प्रूव करने से हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर की ज़रूरत है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट देयर एग्जिस्ट, हम प्रूव कर लेते हैं। तो हमने प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिया। लेट अस सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ रैशनल p सच दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू 2। हमने कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिया, एक चीज़ लेट कर ली, हम उल्टे एक चीज़ सपोज कर रहे हैं। ठीक है, हमने सपोज किया नहीं यार कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 2 आता है। ठीक है, ठीक है। अब जब जरी बात है, हम एक चीज़ उल्टी सपोज कर रहे हैं, जब रिजल्ट गलत, कुछ ना कुछ रिजल्ट गलत आएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं जिसका स्क्वायर करें तो 2 आ जाए। अभी मैंने आपको दिखाया कि इरेशनल नंबर का स्क्वायर करने से 2 आता है। तो मैंने मान लिया वैसे ही कि नहीं, ऐसा रैशनल नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने से 2 आता है। एंड में जरी बात है रिजल्ट भी फिर गलत आएगा जब मैंने सपोज ही गलत की है, बेस ही मैंने गलत लिखी है। तो ये फिर प्रूव हो जाएगा जब एक चीज़ हमने कंट्रेरी सपोज की है और रिजल्ट एंड में गलत आएगा, तो हम कह देंगे हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। तो हम कह देंगे कि वो एक इरेशनल नंबर ही है जिसका स्क्वायर करने से 2 आता है। ठीक है, तो हमने सपोज करें जी, देयर एग्जिस्ट अ रैशनल p, के रैशनल नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करने से 2 आता है। दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन रिटर्न, अगर का p एक रैशनल नंबर है और उसका स्क्वायर करने से 2 आता है तो p फिर किस तरह की फॉर्म में होगा? अभी अभी मैंने बताया था कि p अगर रैशनल है, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब m/n की फॉर्म में लिखा जाएगा। एंड एम एन बिलोंग्स टू जेड, और एम एन जो होंगे वो जेड होंगे, इंटीजर्स होंगे जैसे 1 2 3 4 5। लेकिन एम एन जो है एन जो है वो जीरो कभी भी नहीं होगा, ये बात ज़हन में रखनी है। एम एन हैव नो कॉमन फैक्टर्स, एम एन हैज नो कॉमन फैक्टर, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन फैक्टर होगा और वो 1 होगा। m/n का आप यूँ मतलब समझें कि आपके पास ये लिखा हुआ है जी 1/2, इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें सिर्फ 1 का टेबल ही कॉमन है दोनों में, और कोई कॉमन नहीं है। कॉमन फैक्टर का अब क्या मतलब होगा? जैसे मैं अगर लिखूँ ना 4/8, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स आ जाते हैं कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूँ और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूँ, तो इसमें ये दोनों कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं।
4 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अगर हमने कह दिया कि p अगर रैशनल है और m और n आपके पास इंटीजर्स हैं और mn में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर क्या होगा, देन p स्क्वायर इक्वल्स टू 2। और ये हमने कहा है कि p का स्क्वायर करने से 2 आता है, मतलब इस रैशनल नंबर का स्क्वायर करने से एक प्राइम नंबर मिलता है। ठीक है, p आपका इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू अगर मैं ऊपर से पुट करूँ, अगर हम p की वैल्यू पुट करें ऊपर से, तो p की वैल्यू होती है m ओवर n। तो यहाँ पर p की वैल्यू पुट करने से क्या बन जाएगा, m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और n स्क्वायर जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कि m स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बात पता चल रही है आपको, m स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि m स्क्वायर एक इवन नंबर है। एम स्क्वायर क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट मिलता है इवन नंबर। बेशक वो ये है 9 है, 9 2 18 हो जाएगा, 18 इज अ इवन नंबर। 5 एक ऑड नंबर है, लेकिन जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 10 आ जाएगा, वो 10 इवन नंबर होगा। तो यहाँ से ये बात पता चल गई हमें कि एम स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर है, और 2 के साथ n स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इवन नंबर हो जाएगा एम स्क्वायर पूरा का पूरा। ठीक है, अगर एम स्क्वायर इवन है तो एम भी इवन होगा। जहरी बात है, अगर सपोज कर लें वैसे कि आपके पास अगर एम था 4, जो कि 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है, तो जहरी बात है अगर 2 स्क्वायर इवन है तो इसके बेस में जो नंबर है 2 वो भी इवन होगा। ठीक है, 36 अगर इवन है, मतलब 6 स्क्वायर अगर इवन है तो ये 6 भी इवन होगा। ऐसा ही है ना, तो यही बात लिखी हुई है, एम स्क्वायर इज इवन सो एम इज आल्सो इवन। अच्छा, ये काम करने के बाद अगर ये इवन है तो m इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब है इवन नंबर कोई भी होता है ना, वो 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 6 है, 4 है, ठीक है, 8 है, जो भी 8 का इस तरह के नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब जो 2 के टेबल में आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो आपके पास क्या है जी, वो इवन नंबर है, 2 4 और 8 होता है। ठीक है, तो m अगर इवन है तो m डिवाइड होता है 2 से। ठीक है, क्योंकि अगर इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में आए। अगर m 2 से डिवाइड होता है तो m स्क्वायर भी डिविजिबल बाय किससे होगा, 4 से होगा। जहरी बात है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कि 4 स्क्वायर मैंने लिखा था। ठीक है, ऐसे लिखा था 4 को, बल्कि यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर अच्छा समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा था 4 को 2 स्क्वायर, और मैंने कहा था ये 2 स्क्वायर इवन है तो 2 भी इवन है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि 2 को अगर 2 डिवाइड करता है, ठीक है, तो इस 4 को 2 के स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, वो 4 डिवाइड करेगा। वो कौन डिवाइड करेगा, 4/4। 2 को 2 डिवाइड करता है तो 4 को 4 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा। कि m इज डिविजिबल बाय 2 एंड सो m स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4। तो m स्क्वायर को डिवाइड कौन करेगा जी, 4 डिवाइड करेगा। अब ये काम करने के बाद हम क्या कह सकते हैं जी, जरा आगे देख लेते हैं। 2n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ से हमने एक बात कह ली कि 2n स्क्वायर को डिवाइड कौन करता है जी, वो 4 से डिवाइड करता है। क्योंकि बात करते करते यहाँ तक पहुँच गई अब कि m स्क्वायर को 4 डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब इस m स्क्वायर को अगर 4 डिवाइड करता है तो जारी बात है, अगर लेफ्ट साइड 4 से डिवाइड होती है तो राइट साइड भी 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, होगी। ऐसा ही है ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर m स्क्वायर को 4 डिवाइड करता है तो इस 2n स्क्वायर को भी फिर क्या डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा। एंड सो n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और ये जो n स्क्वायर है, ठीक है, n स्क्वायर है, वो किससे डिवाइड होगा, वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब कुछ सोच रहे होंगे यार कि ऐसा कैसे हो गया कि अगर 2n स्क्वायर डिविजिबल बाय 4 है तो n स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 कैसे है, सोच रहे हैं ना आप लोग।
जब मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं भी यही सोचता था। ज़रा गौर करें, 2n² को अगर 4 डिवाइड करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा क्या होगा, 4 होगा। तो n² को फिर कौन डिवाइड करेगा जी, 2 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया n² को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बिकॉज m² = 2n²। चले ये भी कह सकते हैं कि m² = 2n² है, लेकिन ये बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, n² इज इवन। तो यहाँ पर हमने क्या बात बता दी कि n² को अगर 2 डिवाइड करता है तो n² क्या है, इवन है। n² क्या है जी, इवन है। जरी बात है, अगर मैंने अभी स्टार्ट में ही बताया था कि कोई भी नंबर को अगर 2 डिवाइड कर दे तो वो इवन नंबर होता है, तो n² को भी अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो n² इवन है। तो अगर 4 को 2 डिवाइड करता है, ठीक है, तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2²। तो 2² को 2 डिवाइड करता है कि नहीं करता है, या नहीं करता, आंसर 2 आता है। और इसी तरह से अगर ये जो 2 है इसको भी 2 डिवाइड करता है। ठीक है, तो वही बात होगी, अगर स्केयर को अगर इवन है, ठीक है, तो फिर n भी इवन होगा। मतलब अगर 2² इवन है, ठीक है, तो 2 भी इवन होगा। होगा या नहीं होगा, सारी बात है, होगा। n² इज इवन एंड n इज इवन। तो करते 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 हमारे पास बात क्या निकल आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। m and n both have common factors too। m and n both have common factors। तो यहाँ से बात करते करते हमने क्या कह दिया कि m और n में बहुत कॉमन फैक्टर्स 2 है। कैसे कॉमन फैक्टर 2 है, स्टार्ट में हमने ये कहा था कि अगर p एक रैशनल नंबर है और m और n डिवाइड होंगे, फिर इस तरह से रैशनल फॉर्म में लिखे जाएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में, और हमने कहा था m n में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन करते करते हमने ये दिखा दिया कि इस m को 2 डिवाइड करता है, और फिर हमने एंड पे ये भी दिखा दिया कि n को इवन है तो n को भी फिर 2 डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि m भी 2 से डिवाइड होता है और n भी 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि इन दोनों नंबर्स में कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई फैक्टर कॉमन है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 4/8 लिखा हुआ है, कि 2 अगर इस 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 इस 8 को भी डिवाइड करता है, अगर ये m है और ये n है, लेट कर लें, तो 2 वाला फैक्टर इसमें कॉमन हुआ या ना हुआ। ठीक है, कि 4 है, 4 को मैं लिखता हूँ 2 × 2 और 8 को मैं लिखता हूँ 2 × 2 तो इसमें ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ये कट हो रहे हैं बीच में। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात बता दी कि m और n में कॉमन फैक्टर्स हैं, m और n में कॉमन फैक्टर हैं, लेकिन स्टार्ट में हमने कहा था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये तो काम खराब हो गया। देखिए, हमारा स्टेटमेंट में था कि स्केयर करने से प्राइम नंबर आना चाहिए। अगर हम स्केयर करने से प्राइम नंबर लेके चलते हैं और वो p एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है, p एक रैशनल नंबर होता है जिसका स्केयर करने से प्राइम नंबर आता है, तो फिर एंड पर रिजल्ट क्या आता है कि m और n में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं थे, तो फिर यहाँ पर कैसे प्रूव हो गया कि m और n में कॉमन फैक्टर 2 हो गया। तो हमारी सपोजिशन को ही इसने रॉन्ग कर दिया, ये तो सपोजिशन ही हमारी रॉन्ग होगी, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये बात जो हमने सपोज की थी वो गलत है। क्यों गलत है, कि अगर मैं p को रैशनल मानता हूँ और उस p रैशनल नंबर का स्केयर करता हूँ, तो अगर मेरे पास प्राइम नंबर आता है, ठीक है, और अगर उस रैशनल नंबर का स्केयर करने से प्राइम नंबर आता है, और मैं कहता हूँ कि प्राइम रैशनल नंबर में तो कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं लिए थे, तो काम करते करते एंड पे क्या आ गया, फैक्टर्स कॉमन निकल आए। तो ये तभी ऐसा होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक हम रैशनल नंबर का स्केयर करेंगे और वो प्राइम नंबर कोई भी लेके आए, जैसे 2 है, 11 है, 5 है, वो तब तक ऐसा चलता रहेगा
कि उसमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर्स आते रहेंगे जब तक हम उसके स्टार्ट में कहेंगे कॉमन फैक्टर्स नहीं है, और एंड पर रिजल्ट आता रहेगा कि वो कॉमन फैक्टर्स निकलते रहेंगे। ठीक है, तो ये कंट्रडिक्शन हो गई है, ये बात गलत हो गई है। तो हमने कह दिया बिकॉज एम एंड एन हैव नो कॉमन फैक्टर्स। हमने स्टार्ट में कहा था कि कॉमन फैक्टर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर्स आ गए, तो हमने कहा ये कंट्रडिक्शन है, ये बात हमारी जो हमने सपोज किया वो ही गलत है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इज इम्पॉसिबल फॉर रैशनल पी। तो इसका मतलब ये होगा कि पी एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है कि रैशनल नंबर का स्क्वायर करें तो वो प्राइम नंबर आता है। बल्कि कौन सा नंबर है पी जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 आएगा, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर आएगा। वो कौन सा नंबर है? दैट पी इज अ इरेशनल नंबर। पी स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर कि जिसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इरेशनल नंबर के वजूद में आने की वजह, कि हमें ऐसा नंबर चाहिए था कि जिसका स्क्वायर करते तो प्राइम नंबर आते हमारे पास रियल लाइन पे। और रियल लाइन को कंप्लीट करने में, बीच में गैप ख़त्म करने के लिए हमारे पास ज़रूरी था कि इरेशनल नंबर आते हैं। ज़रूरी था कि हम लेंथ्स निकालते हैं। जैसे मैंने डायगोनल 1 यूनिट लिया, तो मेरे पास ज़रूरी था कि मैं डायगोनल की लेंथ 1 लेता। ठीक है, तो मेरे पास एक आंसर इरेशनल नंबर आ रहा था। तो इरेशनल नंबर का होना बहुत ज़रूरी था रियल नंबर सिस्टम में, और वो रियल नंबर सिस्टम की वजह यही बनी कि इरेशनल नंबर होना बहुत ज़रूरी बन गए। तो चलें, आज के लेक्चर में इतना ही। इरेशनल नंबर को डिस्कस किया हमने, रियल नंबर्स को डिस्कस किया कि उसकी वजह क्या बनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड थ्योरम है वो डिस्कस करेंगे। और सेकंड थ्योरम में हम ये देखेंगे कि हमारे पास गैप्स होते हैं। क्या होते हैं जी? गैप्स होते हैं। यहाँ पर हम बकायदा प्रूव करेंगे कि गैप होते हैं, और उन गैप्स को इरेशनल नंबर से हम फिल करते हैं। गैप्स कहाँ पर होते हैं? रियल लाइन में गैप होते हैं, और उन गैप्स को इरेशनल नंबर से फिल किया जाता है। नेक्स्ट थ्योरम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको मज़ीद आगे शेयर करें ताकि दूसरों के नॉलेज में भी इजाफा हो। और अगर कोई दूसरे के पास नॉलेज ज़्यादा हो तो वो कमेंट करके मज़ीद नॉलेज में लोगों के इजाफा कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।